नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को आरंभ करेंगे। साथियों, आज की इस कक्षा में हमारा एक बहुत ही अच्छा विषय है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि आज हम तकनीकी शब्दावली अर्थात टेक्निकल वर्ड्स करने वाले हैं। अर्थात आपको मैं कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी में शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताऊंगा। अंग्रेजी से हिंदी शब्दावली होगी और ये आपको कहाँ काम आएगी पता है? जब आप निबंध लिखते हैं तो आपको जब शब्द भंडार में कमी के कारण आप उचित शब्द नहीं लिख पाते हैं। अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनको निबंध ये तो पता है अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, परंतु जब उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कई टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको वैसे के वैसे वो लिख देते हैं जिससे उनके अंक कटते हैं। तो उसके लिए आपको उपयुक्त शब्द चाहिए कि अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का वर्ड है, उसको उसका उपयुक्त अनुवाद हमें चाहिए। तो वो अनुवाद मैं आज आपको बताऊंगा। आपको ये अलग अलग वर्गों से संबंधित सब शब्द होंगे, आपको इन शब्दों को पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, और जब आपको उस वर्ग से संबंधित निबंध लिखने के लिए आएगा या फिर अगर आपको अनुवाद करने के लिए कोई गद्यांश दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है, तो आप उसका अनुवाद भी उसी अनुसार कर पाएंगे और वहां पर वो शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंकों में अवश्य ही वृद्धि होगी। तो चले करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि सिविल स्टैप ने ये जो कक्षा है बिल्कुल निशुल्क चलाई है। आपको जिसको बोलते हैं कोई शुल्क नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी है। आप बड़े अच्छे से इस कक्षा में पढ़ते हैं और आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और वो भी निशुल्क। तो बस आपको इस कक्षा को लाइक और शेयर करना है, यही आपका शुल्क है। चले करते हैं शुरू आज की कक्षा को। तो देखते हैं, देखिए यहां पर कुछ शब्द है हमारे पास, जैसे कि इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। और ये भी देख लीजिएगा, इनकी वर्तनी भी देख लीजिएगा कैसे कैसे इसकी वर्तनी है। ठीक है, और ये शब्दावली जो पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात आपको पर्यावरण से संबंधित कोई भी निबंध आ जाए, कोई भी अनुवाद आ जाए, तो आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। या फिर निबंध में अगर ये वाले शब्दों को आप प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इकोसिस्टम को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, और बायोडाइवर्सिटी को कहा जाता है जैव विविधता। नॉइज पोल्यूशन को कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण, और देख लीजिएगा लिखेंगे कैसे, सॉइल पोल्यूशन को बोला जाता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोलुटेंट, इसको कहा जाता है प्रदूषक। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव इसको कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है वैश्विक ऊष्मीकरण। वैश्विक ऊष्मीकरण इसको कहा जाता है, बहुत ज्यादा ये शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद है कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को कहा जाता है कार्बन उत्सर्जन। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस ही, या फिर हरित, जैसे कि हमने यहां पर लिखा था ना, हम ग्रीन हाउस था यहां पर, ये ग्रीन हाउस। हरित गृह गैस भी कहा जा सकता है, क्योंकि गैस को गैस ही लिखेंगे, हरित गृह गैसेस भी कहा जा सकता है, नहीं तो ग्रीन हाउस गैसेस लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ गैस है ना, तो इसलिए ग्रीन हाउस लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओजोन लेयर को कहा जाता है ओजोन परत। उसके बाद आ जाता है ओजोन डेप्लीकेशन, ये आ जाता है ओजोन क्षरण। उसके बाद आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है सतत विकास, लगातार विकास। ठीक है, तो ये जो पर्यावरण से संबंधित कुछ शब्दावली थी। उसके बाद हमारे पास आती है शिक्षा पर आधारित। अगर आपको शिक्षा से संबंधित कोई निबंध आता है, ठीक है, शिक्षा नीति से संबंधित कोई निबंध आता है, तो आप इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज, जैसे कि जरूरी नहीं कि अगर आपको इनसे संबंधित निबंध आए तभी ये शब्द प्रयोग होंगे, नहीं। जब आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें मान लीजिए आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब लिंक करते हैं, आप पर्यावरण को लिंक करते हैं, या फिर कोई और बात कह रहे हैं जिसमें शिक्षा को अगर आपने लिंक किया है,
तो जब आप शिक्षा के बारे में लिखेंगे तो ये वाली शब्दावली प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान है ना, तो आपको उसको लिंक करना है, उसके साथ लिंक कीजिए जो आपको निबंध दिया जाता है। ठीक है, जब आप लिंक करेंगे और उसी जैसे अभी जब हम निबंध पढ़ेंगे, निबंध लेखन, तो आपको मैं उसमें बताऊंगा कैसे हम लिंक करेंगे। जो हमारे पास पहले से उदाहरणें हैं, जो हमारे पास पहले से हमने याद कर रखी है उदाहरणें, जो हमने कविता की पंक्तियां याद कर रखी हैं, या फिर हमने कोट्स याद कर रखे हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनको कैसे हम उन्हीं को लिखेंगे, क्योंकि हर चीज को हम याद कर सके तो संभव नहीं है। जो हमें याद है उसको हम उस ज्ञान को कैसे लिंक करेंगे, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप शिक्षा पर आधारित जब कोई आप बात करें, जब कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि शिक्षा को सब साधारणतः सभी जानते हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा को एजुकेशन कहा जाएगा। शिक्षा शास्त्र को कहा जाता है पेडागॉगी। ठीक है, उसके बाद अध्यापन को कहा जाता है टीचिंग। ठीक है, याद रखेंगे, अध्यापन को टीचिंग या फिर टीचिंग को अध्यापन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग को क्या कहते हैं, तो लर्निंग को अधिगम कहा जाता है। याद रखेंगे, क्योंकि लर्निंग बहुत बार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसको सीखना सब लिख देते हैं, सीखना नहीं, वहां पर अधिगम का प्रयोग किया जाएगा। करिकुलम को कहा जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, करिकुलम हो गया पाठ्यक्रम। लेसन प्लान को कहा जाता है पाठ्य योजना। जब कोई लेसन प्लान बनाते हैं ना, जब जैसे कि अध्यापक है लेसन प्लान बनाते हैं कि कैसे हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो उसको पाठ्य योजना बोला जाता है। इवैल्यूएशन को बोला जाता है मूल्यांकन। इवैल्यूएशन को मूल्यांकन कहा जाता है। असेसमेंट को आंकलन कहा जाता है। असेसमेंट की जाती है ना, तो उसको आंकलन कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको कहा जाता है निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, इसको सीसीई भी कहा जाता है। ठीक है, और एजुकेशन को शिक्षा, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज, इसको कहा जाता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। बहुत ही अच्छा शब्द है और ये बहुत जगह प्रयोग भी होता है। उसके बाद आता है नॉलेज को कहा जाता है ज्ञान। ठीक है, स्किल होता है कौशल। ठीक है, स्किल कौशल। टीचर को कहा जाता है शिक्षक या अध्यापक भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट या लर्नर को कहा जाता है छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, छात्र या विद्यार्थी कहा जाता है। तो ये हमारे पास शिक्षा पर आधारित शब्दावली हो गई। ऐसे ही हमारे पास आते हैं विज्ञान पर आधारित। ठीक है, विज्ञान पर आधारित कोई निबंध अगर आपको आता है, तो उसमें कौन कौन सी शब्दावली कैसे प्रयोग करनी है। साइंस को विज्ञान कहा जाता है। टेक्नोलॉजी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी याद रखेंगे और ऐसे लिखेंगे। लेबोरेटरी को कहा जाता है प्रयोगशाला। साइंटिफिक मेथड को कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति। एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है प्रयोग। उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है पर्यवेक्षण या फिर निरीक्षण। उसके बाद आता है थ्योरी को कहा जाता है सिद्धांत। हाइपोथेसिस को कहा जाता है परिकल्पना। ठीक है, कंक्लूजन को कहा जाता है निष्कर्ष। और एलिमेंट को कहा जाता है तत्व। अगर एलिमेंट से संबंधित कुछ आ जाए तो वहां पर हम उसको क्या लिखेंगे, तत्व लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं यौगिक मतलब कंपाउंड, है ना, यौगिक मतलब कंपाउंड कहा जाएगा। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल को अणु और एटम को परमाणु कहा जाएगा। फोर्स को बल कहा जाता है और मास को द्रव्यमान। ठीक है, ये साइंस की शब्दावली होगी कुछ। उसके बाद हमारे पास आता है महिला शक्ति पर आधारित। ठीक है, कोई महिला शक्ति से संबंधित आपको निबंध आ जाता है, तो उसमें क्या क्या हम शब्दावली का प्रयोग करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनाइन पावर, इसको कहा जाता है नारी शक्ति। मतलब वुमेन एनवायरनमेंट पर अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पर अगर आपको कोई निबंध आ जाता है, तो नारी शक्ति आप उस पर कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को कहा जाता है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, नारी शक्ति या फिर महिला सशक्तिकरण भी कहा जाता है। वुमेन एजुकेशन, ये आ गया महिला शिक्षा। उसके बाद आ जाता है वुमेन फ्रीडम,
अर्थात नारी स्वतंत्रता, फीमेल इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। जनरल इक्वालिटी इसको कहा जाता है लैंगिक समानता। उसके बाद आ जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको कहा जाता है लैंगिक भेदभाव। उसके बाद आ जाता है वोमेन्स राइट, तो वोमेन्स राइट को कहा जाता है महिला अधिकार। तो उसके बाद आ जाता है वोमेन्स सेफ्टी, तो इसको कहा जाता है महिला सुरक्षा। ठीक है, हरासमेंट ऑफ वोमेन्स, वोमेन्स हरासमेंट या हरासमेंट ऑफ वोमेन्स इसको कहा जाता है महिला उत्पीड़न। डोमेस्टिक वायलेंस को कहा जाता है घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा इसको कहा जाएगा। उसके बाद आ जाता है वुमेन काउंसलिंग सेंटर, महिला परामर्श केंद्र। उसके बाद आता है वुमेन हेल्पलाइन, इसको महिला हेल्पलाइन ही कहा जाएगा। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, महिला प्रतिनिधित्व। उसके बाद आ जाता है वुमेन लिटरेसी, वुमेन लिटरेसी को कहा जाता है महिला साक्षरता। और उसके बाद आ जाता है वुमेन इम्पावरमेंट कंपेनिंग, महिला सशक्तिकरण अभियान। बहुत ज्यादा इस शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हम करते हैं, आप है ना, बहुत सारे निबंधों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है महिला शक्ति, महिला जिसको वुमेन एम्पावरमेंट बोला जाता है, यहाँ से बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। या तो आपको व्याख्या आ जाती है, गद्यांश व्याख्या, या फिर आपको उसमें अनुवाद करने के लिए आ जाता है, या फिर निबंध आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है युवा वर्ग। ठीक है, जो हमारे युवा वर्ग है उससे संबंधित अगर आपको कोई निबंध आता है, कुछ भी लिखने के लिए आता है, तो आप कौन सी शब्द शैली का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास आ गया युवा वर्ग, युवा वर्ग को कहा जाता है यूथ, युवा पीढ़ी, ये हमारे पास यंग जनरेशन आ गया। यूथ पावर को कहा जाता है युवा शक्ति। उसके बाद यूथ लीडरशिप, युवा नेतृत्व। ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट, युवा सशक्तिकरण। उसके बाद यूथ पार्टिसिपेशन, युवा भागीदारी। यूथ वेलफेयर, इसको कहा जाता है युवा कल्याण। उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट का भी प्रयोग देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है कौशल विकास। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसको कहा जाता है रोजगार अवसर। और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, बेरोजगार युवा। बहुत ज्यादा इन समस्याओं पे निबंध देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी को कहा जाता है डिजिटल साक्षरता। सोशल अवेयरनेस को कहा जाता है सामाजिक जागरूकता। और रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, इसको कहा जाता है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। इनोवेशन कैपेसिटी, नवचार क्षमता। और टेक्निकल प्रोफेंसी, इसको कहा जाता है तकनीकी दक्षता। फिर आ जाता है संविधान पर आधारित, है ना, संविधान पर आधारित हमारे पास जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको कहा जाता है संविधान सभा। उसके बाद आता है प्रेम्बल, प्रेम्बल को कहा जाता है प्रस्तावना। उसके बाद फंडामेंटल राइट, उसको कहा जाता है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी, इसको कहा जाता है लोकतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद सोवरेनिटी, इसको कहा जाता है संप्रभुता, सोवरेनिटी हो गया स्वप्रभुता, और सेकुलरिज्म हो गया धर्मनिरपेक्षता। फिर आता है सोशलिज्म, समाजवाद। ठीक है, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, फेडरल सिस्टम, इसको कहा जाता है संघीय संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है बाल संबंधी, मतलब कि जो बाल, जैसे बाल श्रम की बात की जाएगी। ठीक है, बाल श्रम हो गया तो वहां पर, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर ऐसी चीजें जो आएंगी उन पर ये वाले जो हमारे काम आएगी शब्दावली, जैसे कि बाल श्रम को कहा जाता है चाइल्ड लेबर, बाल तस्करी को कहा जाता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल शोषण को कहा जाता है चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन। उसके बाद बाल दुरुपयोग,
चाइल्ड अब्यूज, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, बाल हिंसा को कहा जाता है चाइल्ड वायलेंस, बाल पोषण को कहा जाता है चाइल्ड न्यूट्रिशन, बाल कल्याण को कहा जाता है चाइल्ड वेलफेयर, बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स, बाल सुरक्षा, चाइल्ड प्रोटेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है बाल संरक्षण नीतियां, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज, बाल देखभाल, बाल देखभाल को कहा जाता है चाइल्ड केयर। उसके बाद आता है बाल परित्याग, चाइल्ड अमेंडमेंट, बाल बेघरपन, चाइल्ड होमलेस, बाल मृत्यु दर, उसको कहा जाएगा चाइल्ड मोर्चुअलिटी रेट। फिर कास्ट, जाति से संबंधित हमारे पास कौन कौन सी शब्दावली है देखें। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव, कास्ट बेस्ड वायलेंस, इसको कहा जाता है जातिगत हिंसा, कास्ट इक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, जातिगत असमानता, कास्ट कास्ट ऑपरेशन, जातिगत उत्पीड़न, कास्ट एट्रोसाइटिस, जातिगत अत्याचार, कास्ट डिवीजन, जातिगत विभाजन, कास्ट आइडेंटिटी, जातिगत पहचान, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहा जाता है व्यक्तिगत संघर्ष। और उसके बाद हमारे पास आता है जातिगत राजनीति, कास्ट पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जातिगत आरक्षण, जिसको कहा जाता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। उसके बाद आता है अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजातियां, कास्ट ट्राइब, जिसको एसटी कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद देखो पावर्टी, पावर्टी से संबंधित हमारे पास शब्दावली है, जैसे कि गरीबी, गरीबी को कहा जाता है पावर्टी, अत्यंत गरीबी, इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पावर्टी, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पावर्टी, निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पावर्टी, गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन, निर्धनता। ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, दरिद्रता, इंडेंस, आय असमानता, इनकम इनक्वालिटी, आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बेरोजगारी, इसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, अधोजीविका, इसको कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, भूखमरी, स्टार्वेशन, कुपोषण, इसको कहा जाता है मालन्यूट्रिशन, शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, उसके बाद आता है बेरोजगारी, बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी विनियम, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बेरोजगारी गारंटी योजना, अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी सृजन, जॉब क्रिएशन, छंटनी, ले ऑफ, निलंबन, सस्पेंशन, सेवा समाप्ति, टर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद कृषि, कृषि पर आधारित देखो हमारे पास है, जैसे कि कृषि, कृषि को कहा जाता है एग्रीकल्चर, कृषक को कहा जाता है फार्मर, मतलब कृषि भूमि का, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फसल क्रॉप, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, कृषि पद्धति, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैविक खेती, ऑर्गेनाइज फार्मिंग, उसके बाद पारंपरिक खेती, ट्रेडिशनल फार्मिंग, उसके बाद आ जाता है व्यावसायिक खेती, इसको कहा जाता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कृषि से संबंधित अगर कोई निबंध लिखने के लिए आता है तो इस शब्दावली का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद न्याय से संबंधित, जो हमारे पास न्यायपालिका से संबंधित अगर कोई निबंध आएगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे कि न्यायपालिका को कहा जाता है जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, उसके बाद आता है विधि, विधि को कहा जाता है लॉ या कानून, न्याय को कहा जाता है जस्टिस, संवैधानिक न्यायालय, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट,
उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट और न्यायमूर्ति जस्टिस या जिसको जज बोला जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, अधिवक्ता, एडवोकेट, वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर एडवोकेट। उसके बाद आता है वादी, वादी होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वादी उसका आता है प्लेंटिफ, प्रतिवादी, डिफेंडेंट। ठीक है, उसके बाद राजनीति से संबंधित हमारे पास आता है कुछ जो, जैसे कि राजनीति को कहा जाता है पॉलिटिक्स, शासन व्यवस्था, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या पॉलिटी कहा जाता है, राज्य, स्टेट, राष्ट्र, नेशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रस्तावना, प्रेम्बल, अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूची, शेड्यूल। उसके बाद संशोधन, अमेंडमेंट, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और राष्ट्रपति प्रणाली जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंटल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास राजनीति से संबंधित आते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंध को बोला जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी, कूटनीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति मिशन, डिप्लोमेटिक मिशन, राजनयिक, डिप्लोमेट, दूतावास, एम्बेसी, वाणिज्य दूतावास, उसको कहा जाता है कॉन्सुलेट, राजदूत, एम्बेसडर, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर और दूत को एनवॉय। वाणिज्य दूतावास, कॉन्सुलेट, राजदूत, एम्बेसडर, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, दूत, एनवॉय और अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग को माइक्रो ब्लॉगिंग ही लिखा जाएगा। सामग्री साझा करना, कंटेंट शेयरिंग। उसके बाद उपयोगकर्ता निर्मित सामग्री, यूजर जनरेटेड कंटेंट, वायरल प्रसार, वायरल डिसमिनेशन, सहभागिता दर, एंगेजमेंट रेट। उसके बाद आ जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग, हमने पहले भी लिख लिया, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग ही कहा जाएगा। सामग्री साझा, कंटेंट, उस कंटेंट शेयरिंग, उपयोगकर्ता निर्मित सामग्री, ये वाला रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इसको रिपीट हो गया, ये देखो लो। हाँ, जैसे कि सहभागिता दर, एंगेजमेंट रेट, अनुयायी, फॉलोवर्स को फॉलोवर्स ही लिख दें, वैसे अनुयायी बोला जाता है, परंतु टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर फॉलोवर अलग हो जाएगा। ठीक है, अनुयायी अगर कोई धार्मिक बात करना होगा तो वहां पर फॉलोवर्स को अनुयायी लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर फॉलोवर ही लिखेंगे। हैशटैग को हैशटैग लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंस से संबंधित। डिफेंस से संबंधित जैसे अर्धसैनिक बल, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड, हथियार प्रणाली, वेपन सिस्टम, मिसाइल रक्षा प्रणाली, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, युद्धक विमान, कॉम्बैट प्लेन, लड़ाकू टैंक, बैटल टैंक, नौसैनिक पोत, नेवल वेसल, पनडुब्बी, सबमरीन, सामरिक हथियार, टैक्टिकल वेपन्स, शांति स्थापना बल, पीस कीपिंग फोर्सेस, रक्षा अनुबंध, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, सामाजिक गठबंधन, स्ट्रेटेजिक एलिजेंस और डिफेंस कॉपरेशन, रक्षा सहयोग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिजास्टर। डिजास्टर से संबंधित हमारे पास आता है आपदा को कहा जाता है डिजास्टर। उसके बाद आता है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, मैन मेड डिजास्टर, मानव जन्य आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंध। उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको आपदा जोखिम न्यूनीकरण। उसके बाद आ जाता है इमरजेंसी रिस्पांस, आपातकालीन प्रतिक्रिया। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, पुनरावास इसको कहा जाता है, रिलीफ वर्क इसको कहा जाता है, राहत कार्य, रिकंस्ट्रक्शन पुनः निर्माण और अर्थक्वेक भूकंप। एक चीज आपको बताऊं कि ये वाले डिजास्टर से संबंधित शब्दावली जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज देखो आप देख रहे हैं हर तरफ डिजास्टर ही फैला हुआ है। ठीक है,
प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो हो सकता है आपको कोई ना कोई निबंध जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिजास्टर संबंधित अगर आपको कोई निबंध आता है तो उसकी शब्दावली याद रखेंगे। ठीक है, सुनामी को सुनामी कहा जाता है। उसके बाद वॉल्केनिक एरोपेशन, ज्वालामुखी विस्फोट। उसके बाद आता है एवलांच, हिम संकलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन और एपेडेमिक, महामारी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे जो कुछ आपको अलग अलग वर्गों से संबंधित मैंने आपको शब्दावली बताई है, और आशा करता हूँ आपको ये शब्दावली समझ भी आई होगी। अब इसका अभ्यास कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके निबंध के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर जिन विद्यार्थी को निबंध में समस्या आ रही है, गद्य कैसे लिखना है, गद्य की परिभाषा कैसे लिखनी है, गद्य की व्याख्या कैसे करनी है, पद्यांश व्याख्या कैसे करनी है, ठीक है, अनुवाद कैसे करना है, और निबंध कहीं से पढ़ने के लिए नहीं मिल रहे, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने जो हमारी बुक है, हिंदी की बुक बनी है जो HS के लिए बनी हुई है, तो आप फोन नंबर यहाँ पर दिया गया, इस फोन नंबर पर संपर्क कर आप उस बुक को खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर पर ही वो बुक मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और इस कक्षा में जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें।